नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा भारत के प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा की। एक देश की यात्रा होती है और मैसेज वहां से पाकिस्तान और चीन को एक साथ दे दिया जाता है। यह कोई साधारण घटना कंसीडर होने वाली न्यूज नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की जब इंडोनेशिया यात्रा होती है तो यहां दो बड़े अचीवमेंट किए जाते हैं। पहला अचीवमेंट ये कि भारत अपना ब्रह्मोस इंडोनेशिया को बेचेगा और साथ ही साथ स्टेट ऑफ मलक्का के लिए इंडोनेशिया के बिल्कुल कोने पर एक पूरी तरह से नया पोर्ट विकसित करेगा। यह ऐसी खबर है जिसके चलते चाइना को निश्चित ही दिक्कत होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चीन ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो एग्रीमेंट मोगला पोर्ट को लेकर किए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ध्यान में रखकर किए, वो सारी की सारी चीजें आज आंसर कर दी गई हैं। ये जो आंसर हुआ है, आज इसके मायने समझते हैं कि कैसे भारत ने एक मुस्लिम बहुल कंट्री इंडोनेशिया के साथ कल्चरल टाइज को इस तरह से कनेक्ट किया कि वहां के खुद राष्ट्राध्यक्ष बोल पड़े कि इंडोनेशिया के लोगों में इंडियन डीएनए लगता है। ये बातें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं और विशेष रूप से तब जब वो सभी आसियान कंट्री जो पीड़ित हैं चाइना के साउथ चाइना सी में बढ़ रहे अतिक्रमण से, उन देशों में अब ये तीसरा देश बनने जा रहा है आफ्टर फिलीपींस, वियतनाम, जिसको भारत ब्रह्मोस दे रहा है। अगर आप इस ब्रह्मोस की पूरी गणित को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत एक एक करके अपने शस्त्र चाइना के चारों तरफ तैनात कर रहा है। यानी कि केवल भारत के ही चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं बनाई जा रही, बकायदा भारत भी चाइना के चारों तरफ नेकलेस ऑफ डायमंड सजा रहा है। अर्थात यह यात्रा केवल एक प्रधानमंत्री की किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात भर की यात्रा नहीं है, इसके बहुत सारे भू राजनीतिक मायने हैं। आज के सत्र में उसे हम समझेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि यह सबांग पोर्ट कितना खास है, मलक्का स्ट्रेट के पास सबांग पोर्ट के मायने क्या हैं, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारत जहां ग्रेट निकोबार आइलैंड को विकसित करने में लगा है, बिल्कुल वहां से कुछ 100-125 माइल की दूरी पर सबांग पोर्ट है। स्थितियां ऐसी कि जिस मलक्का स्ट्रेट से होकर चीन का 80% ट्रेड होता है, उसके मुहाने पर बिल्कुल द्वार बनकर ग्रेट निकोबार और सबांग पोर्ट खड़े हो जाएंगे। यानी कि मलक्का स्ट्रेट जाना है तो दोनों ही तरफ भारत खड़ा है और वहां से बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फील लेते हुए आप निकलेंगे और अपना सामान लेकर जाएंगे। यानी स्टेट ऑफ मलक्का जो कि चीन के लिए अपनी चिंता है। यही कारण है कि चाइना भारत के एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो दूसरी तरफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से इंडियन ओशियन से सामान की ढुलाई चाइना तक करने के प्रयास में है, क्योंकि उसे इस मलक्का स्ट्रेट पर जो 80% तक का उसका ट्रेड है, उसकी निर्भरता कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत उसी के चारों तरफ अपनी तैयारियां बिल्कुल रास्ते में अपने काउंटर डालकर बैठ रहा है। इसका मतलब एक अपने आप में बड़ा संदेश है। यानी चाइना ने बांग्लादेश को साधने का प्रयास किया तो हमने इंडोनेशिया साध लिया। भारत ने इंडोनेशिया ही नहीं, इसके साथ साथ चाइना की शह में पल रहे पाकिस्तान को भी जवाब दिया। यह कूटनीतिक प्रयास था। ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान इंडोनेशिया के नजदीक आते हुए उसे अपनी तरफ से JF-17 की डील दे रहा था। अब ये डील हुई ना नहीं हुई, इसके पीछे की पूरी गणित आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे कि कैसे समीकरण सेट होकर निकले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जब भी आप वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात देखते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस देखते हैं, मिलते हुए देखते हैं, तब एक दिमाग में प्रश्न हमेशा बना रहता है कि इतने सारे ऑडियंस को, इतने सारे सम्मान को, इतने सारे लोगों की आंखों को अपने ऊपर आता देखकर ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को इतना बंधा हुआ कैसे रखते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप कैसे स्टेज पर जाएं, कैसे अपने आप को क्लास में बोलने वाला बनाएं, ऑफिस में अपनी बात रख पाएं, अपोजिट जेंडर से बात कैसे करें, नो कैसे कहें, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, खाने के लिए आइटनरीज को किस तरह से कटलरी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब एटिकेट्स अगर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स इसके ऊपर लाइव हो चुका है। क्लासेस रेगुलर हो चुकी हैं। कमेंट में लिंक हमने लगा रखा है कोर्स का, जाकर उसे एनरोल कर लीजिए। अभी अंकित 33 कूपन कोड चल रहा है, जहां हमने प्रॉपर 15 ऐसे मॉड्यूल बनाए हैं जिन मॉड्यूल्स के माध्यम से हम आपके एक एक कीमती पॉइंट को आंसर करेंगे। इतना ही नहीं,
समय समय पर हम आपको कुछ ऐसे ट्रेनर से भी मुखातिब कराएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में अपनी राय रख सकेंगे। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए हेडलाइन को यहीं से शुरू करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा शुरू हुई है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जैसे ही 6 तारीख को प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं, 6 से 8 के लिए इंडोनेशिया की यात्रा पर होते हैं। आज प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में आपकी जो ये 3 दिवसीय यात्रा रही, उसकी शुरुआत के कुछ दृश्य आपके सामने है। प्रधानमंत्री यहां से रवाना होते हैं, इंडोनेशिया पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो इनका जो वेलकम होता है, वेलकम आजकल वेलकम डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा बन गया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। राष्ट्राध्यक्षों की ये जो मुलाकात है, ये अपने आप में बहुत खास है। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज को उनके फाइटर जेट्स के द्वारा, जिसमें F-16 और सुखोई, भारत के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज को एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि एक ग्रांड जेस्चर, जैसे आपकी मेन गाड़ी के आगे 2 पायलट गाड़ी, एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही होती हैं, कुछ वैसा ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होता है। पूरी तरह से कल्चरल रंग में रंगा हुआ इंडोनेशिया दिखाई पड़ता है। खुद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचते हैं। यहां पर एक सीन बहुत ही खूबसूरत आता है। जब इनकी मुलाकात होती है, उसी समय फाइटर जेट्स को ऊपर से सम्मान में गुजारा जाता है। इस तस्वीर के साथ साथ ही कल्चरल रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय संस्कृति और इंडोनेशियन संस्कृति से जो भी दृश्य बनते हैं, प्रधानमंत्री को उनसे मुखातिब कराया जाता है। यहां पर आप फाइटर जेट्स को पार होते हुए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को बिल्कुल वैसा ही स्वागत देने का प्रयास किया गया जैसा प्रधानमंत्री ने कभी रिपब्लिक डे परेड पर 2025 में प्रेसिडेंट को सम्मान दिया था। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी इंडियन डायस्पोरा जो प्रधानमंत्री के स्वागत में यहां पर प्रेजेंट रहा। भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा में एक और दृश्य देखने लायक था। जब रिपब्लिक डे परेड पर पिछले साल भारत ने सुबियांतो को चीफ गेस्ट बनाया था, उस समय भारत ने जिस तरह से अपना जेस्चर उनको लिए रखा था, कुछ वैसा ही जेस्चर आपने यहां रखा और साथ ही साथ अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारतीय प्रधानमंत्री को ऑफर किया गया। ऐसा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री अब 35th वो प्रधानमंत्री मतलब 35th अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं इंडोनेशिया से। कुल मिलाकर अब 35 अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। ये तस्वीरें हैं आपकी यात्रा के दौरान कुछ दृश्यों की, जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। ये सीन है जिनको आप यहां पर तमाम प्रकार के हैंडल्स के माध्यम से देख सकते हैं। ये वो सीन है जब भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं और साथ में पूरी तरह से घुड़सवार हैं या बाइक पर सवार हैं, मोटरकैड हैं, या आपके लिए पूरे प्रोटोकॉल में आपके साथ भव्य स्वागत के लिए आपको लिए चल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा सीन परिलक्षित हो रहा है जैसे कभी गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे द्वारा राष्ट्राध्यक्षों के लिए किया जाता है। कुछ वैसा ही सीन यहां पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए इंडोनेशिया में देखने को मिला। जब भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान होता है तो वो समस्त भारतीयों के लिए या देशवासियों के लिए ये क्षण होता है कि असल में भारत का सम्मान हो रहा है, और उस तरीके से उसे वैसे ही प्रेजेंट किया गया। यहां पर अभी कुछ दिन पहले आप में से बहुत से लोगों ने, जब पुतिन चाइना पहुंचे थे, तब चाइना में पुतिन के सम्मान के लिए कुछ इस तरह से बच्चे झंडे लहराते हुए दिखाई दिए थे। वैसे ही इंडोनेशिया के बच्चों को प्रधानमंत्री के सम्मान में झंडे लहराते हुए दिखाया गया। आप यहां पर बकायदा पूरा शूट देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे परेड ग्राउंड के अंदर प्रधानमंत्री का ट्रैवल हो रहा है। एक प्रकार का बहुत ही खूबसूरत सीन यहां पर निकल कर आया। भव्य स्वागत हुआ। भव्य स्वागत के साथ साथ यहां पर राजकीय अतिथि के रूप में आपको पूरी तरह से तोपों की सलामी के साथ सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्चरली लोगों से मुलाकात किए जो यहां पर प्रमुख केंद्र थे, उनसे बातचीत की, और साथ में आदिपुरा स्टार जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का अटमोस्ट मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है, आपने उसे ग्रहण किया। ऐसा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर के तमाम देशों के साथ पुरस्कार प्राप्त करते हुए 35 इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है और 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस बारे में अपडेट किया जाता है। लिस्ट ऑफ आउटकम 20 इन टोटल 20 डील होती हैं और उनमें सबसे ज्यादा चर्चित डील ब्रह्मोस की निकल कर आती है। अब ब्रह्मोस की क्या कहानी है वो थोड़ा सा सुन लीजिए।
असल में भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे भारत अब दुनिया के तमाम देशों में, विशेष रूप से उन ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जहां जहां पर लोगों को लगता है कि अमेरिकी आधिपत्य नहीं चाहिए या प्रभाव से बचना है, चाइना से भी बचना है, तो एक तीसरा गुट बनता चला जा रहा है। भारत वहां पर डिफेंस का सप्लायर बन रहा है। फिलीपींस और वियतनाम पहले से ही ब्रह्मोस ले चुके हैं, अब इंडोनेशिया की बारी थी। हाल ही में यूएई ने भी हमारे साथ ब्रह्मोस लेने की रुचि जाहिर की थी और उन्होंने बकायदा इसके लिए वार्ता भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब भारत का जो ब्रह्मोस है इंडोनेशिया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें और न्यूज कटिंग्स हैं जिसमें यूएई की बात है, वियतनाम की बात है, फिलीपींस की बात है, अब उसके बाद इंडोनेशिया की बात है। अब इंडोनेशिया की बात लेकिन इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? असल में जो अपन ने ये बनाया है ना ब्रह्मोस, इसके बारे में कई बार एक मन में प्रश्न आता है कि ब्रह्मोस हमसे ही क्यों लेता है कोई? रूस के पास भी तो इसकी हिस्सेदारी 49.5% है, तो रूस से इसको क्यों नहीं ले लिया जाता? अच्छा, इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब इंटरेस्टिंग ये है कि जिस ब्रह्मोस को भारत से रिसीव किया जाता है, असल में वो रूस के पास भी नहीं है। रूस के पास अपनी मिसाइल है। भारत ने जो ये 50.5% यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कंट्रीब्यूशन इसे बहुत खास बना देता है। और भारत जब भी अपनी मिसाइल किसी को सौंपता है तो उसके साथ साथ उसकी सर्विसिंग, उसका रखरखाव, उसका प्रशिक्षण, वो सब कुछ साथ में ऑफर करके देता है। भारत की इस मिसाइल की क्षमता यह है कि कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है और जमीन के समानांतर होकर दुश्मन को ट्रीट करती है। ऐसे में भारत के इस प्रकार के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, इनको अब खरीदने वालों की लंबी कतार है और बहुत सारे देश इसमें अपना इंटरेस्ट ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा पर पिछली बार आए थे, तब भारत की यात्रा से पहले जब इनको रिपब्लिक डे की परेड में भारत बुलाया गया था, उस समय पर एक बहुत बड़ा सीन यह हुआ था कि इनके मतलब जो ऑफिस है उसकी तरफ से यह सूचना दी गई थी कि आप यहां आने के बाद पाकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे। भारत ने इस बात के ऊपर अपनी तरफ से तीव्र रिएक्शन दिया। हुआ यह कि यहां पर 2 नवंबर 2024 को जब भारत ने यह फाइनल किया कि आप हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे, उस समय पर एक न्यूज इंडोनेशिया की तरफ से निकल कर आती है कि ये चीफ गेस्ट तो होंगे, लेकिन यहां आते आते वो पाकिस्तान भी चले जाएंगे। ये खबर पाकिस्तान की मीडिया ने आउट कर दी थी कि साहब यहां पर जो सुबियांतो आएंगे वो पाकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे। जब ये खबर बाहर निकल कर आती है तो भारत अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराता है कि देखिए, हम आपको यहां बुला रहे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। खैर, भारत के रिएक्शन के बाद इन्होंने अपनी यात्रा जाने से स्थगित कर दी। 2025 में वो भारत तो आए, लेकिन भारत के बाद फिर वो मलेशिया चले गए। पाकिस्तान जाना उन्होंने स्थगित कर दिया। अब भारत के साथ इनकी उसी समय पर एक डील साइन होनी थी। असल में क्या था कि पाकिस्तान वाले इन्हें JF-17 बेचना चाहते थे और भारत चाहता था कि इनके साथ हमारा ब्रह्मोस का डील साइन हो जाए। तो पहले हमने केवल पाकिस्तान की ट्रिप इनसे कैंसिल करवाई और इन्हें केवल डेडिकेटेडली भारत के लिए बुलवाया कि आप यहां आइए, उसके बाद जहां भी जाना हो। तो साहब ये सीन निकलकर पहली बार आया। उस समय भारत का लालच क्या था? अक्सर में यह देखा गया है कि भारत जब रिपब्लिक डे परेड में किसी को चीफ गेस्ट बना के बुलाता है तो उसके पीछे कुछ व्यापारिक लाभ भी सोचकर चल रहा होता है। इंडोनेशिया के साथ 450 मिलियन का रुपया, इनकी करेंसी रुपया है, इनके बीच का ट्रांजैक्शन होने की बात थी और यह माना जा रहा था कि भारत और इंडोनेशिया एक डील करेंगे जिससे कि हम उनको $450 मिलियन का माल देंगे और अगर वो माल लोन में भी लेना चाहेंगे तो हम लोन में भी देंगे, हम तो बाजार ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी डील उस समय साइन नहीं हो पाई। ये खबर आप 11 जनवरी 2025 की देख रहे हैं। बस रिपब्लिक डे परेड पर आए और उसके बाद में ये चले गए। भारत को बड़ी निराशा हुई। हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ये न्यूज उस समय निकाल दी थी कि ब्रह्मोस साइन हो जाएगा, उस समय हुआ नहीं था। लेकिन फिर भारत ने एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने ब्रह्मोस का दिया। इधर हमने अपनी तरफ से ब्रह्मोस पाकिस्तान पर दागी और उधर की तरफ से दुनिया में यह संदेश चला गया कि जिस देश को चाइना की सुरक्षा प्राप्त हो, उस देश में ब्रह्मोस जाकर गिर सकता है। और उसके बाद लगातार हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। मतलब ब्रह्मोस के ऑर्डर तब से जारी हैं और आज उसी क्रोनोलॉजी में जो इंडोनेशिया पिछली साल इतना इज्जत पाकर के भी हमें ब्रह्मोस नहीं खरीदा था, आज वो खुद इज्जत देकर के, प्रधानमंत्री को बढ़िया स्वागत सत्कार देकर के अब ब्रह्मोस भी खरीद लिया है। दोनों देश बकायदा अनाउंस करते हैं, बड़ी हेडलाइंस बनती है और ब्रह्मोस के साथ साथ अस्त्र जो कि DRDO ने इसी बार जब अपन ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस दौरान हमने चला के दिखाया था। दोनों देशों के बीच 3,877 करोड़ रुपए की डील होती है।
सुना जा रहा है कि अगर इनको जरूरत पड़ी तो भारत इन्हें लोन भी दे देगा। कुल मिलाकर भारत ने अपना प्रोडक्ट दुनिया के देशों में देना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस के बारे में निकल कर आया कि $200 मिलियन की यह डील हमारी इंडोनेशिया के साथ हुई है। यह जॉइंट एग्रीमेंट है और इसके अंदर 9th नंबर पॉइंट के अंदर ब्रह्मोस और एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात निकलकर आ गई। कुल मिलाकर वियतनाम, फिलीपींस के बाद अब ब्रह्मोस भी उस सीरीज में जुड़ गया। इंडोनेशिया ने भी इसका स्वागत किया। इंडोनेशिया की प्रतिक्रिया इस पर बड़ी सकारात्मक रूप से निकल कर आई। अब दुनिया के देशों की अगर हम बात करें तो बहुत से देश, ये सारे की सारे आसियान कंट्री गिनती से अब कहीं ना कहीं ब्रह्मोस के अंदर रुचि रखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि चाइना पाकिस्तान को नहीं बचा पाया तो खुद को क्या बचाएगा। क्योंकि जिस तरह से डिफेंस सिस्टम लगा रखा था पाकिस्तान के अंदर चाइना ने, वो कोई हेल्प नहीं कर पाया। आने वाले समय में बहुत सारे ग्लोबल साउथ कंट्री हैं जो आने वाले समय में भारत से ब्रह्मोस ले सकते हैं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर बात ये हो गई। अब रही बात अस्त्र मिसाइल की, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस है, जो 100 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को टारगेट कर सकती है। इसके लिए भी हमारा एग्रीमेंट इनके साथ हो गया। तो ये रही कुल मिलाकर दो बहुत सबसे बड़ी बात। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जॉइंट सर्विलांस के लिए गुड़गांव के अंदर हमारे पास एक जगह है जहां से हम इंडियन ओशन पर नजर रखते हैं। सेशल्स में भी हमने उसका अपना एक अजम्पशन आइलैंड पर भी सेंटर बनाया हुआ है। तमाम देशों में महासागर समुद्र के चारों तरफ हमने ऐसे पॉइंट बना रखे हैं जहां से हम इंडियन ओशन पर निगरानी रखते हैं। तो इंडोनेशिया का एक व्यक्ति आकर के अब गुड़गांव में बैठ सकेगा, तो यहां से बैठकर इंडियन ओशन में हो रही हलचल को देख पाएगा। कुल मिलाकर इंडियन ओशन को भारत अमेरिका की नजर में भी वो जो इंडो पैसिफिक जोन है ना, उससे बाहर नहीं ले जाना चाहता। दुनिया के लिए भारत का संदेश जा चुका है। जापान की पीएम जब आई थी तब भी उन्होंने इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया, और भारत भी वर्ल्ड के सामने इंडो पैसिफिक रीजन की चिंता कर रहा है। अकेला अमेरिका इंडो पैसिफिक अगर शब्द हटा दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने अपनी तरफ से बना लिया और हम अब इस क्षेत्र का कद्र करेंगे। कुल मिलाकर चाइना, जिस साउथ चाइना सी के अंदर जिन देशों को परेशान कर रहा है, भारत ने उन्हें अपना बाजार बना लिया और गिनती से हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों की यात्रा पर है। कुल मिलाकर अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके से, पहले जापान के पीएम की यात्रा होती है, फिर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड। ये दर्शाता है कि भारत की स्ट्रेटेजी इसको लेकर क्या चल रही है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर भारत ने एक बड़ा मूव ले लिया चाइना के लिए। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल कर आता है कि साहब इंडोनेशिया का चाइना के साथ क्या कनेक्ट है। तो देखो, कुल मिलाकर जो इंडियन ओशियन के अंदर है ना ट्रेड है, वो मलक्का स्टेट से साउथ चाइना सी पहुंचता है। चाइना साउथ चाइना सी को लेकर बहुत पजेसिव है। इन सब देशों के कोई ना कोई आइलैंड ऐसे हैं जिस पर चाइना ने क्लेम मारा हुआ है। इन सब को चाइना से ही बचकर चलना है और इन्हें लगता है कि भारत के साथ बनकर रहेंगे तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चाइना के खिलाफ खड़े रह सकेंगे, अदरवाइज वो एनक्रोचमेंट कर जाएगा। जो सलामी स्लाइसिंग है ना, जमीन पर कब्जा करने की बोले, उससे हम बच जाएंगे। अब एक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए काम क्या हुआ, तवांग पोर्ट के ऊपर इन्होंने भारत के साथ डील कर ली है। यानी कि जो हमारा ग्रेट निकोबार पोर्ट है ना, वहां से 100 मील दूरी पर सबांग पोर्ट है। सबांग पोर्ट अगर देखोगे तो आप स्टेट ऑफ मलक्का से बाहर निकलते ही जैसे आप इंडियन ओशन में एंट्री करते हैं, यहां पर सबांग पोर्ट है। कुल मिलाकर 160 किलोमीटर की भारत से इसकी दूरी है। इसको प्रधानमंत्री ने ऐसे कहा कि इंडोनेशिया तो हमसे 150 किलोमीटर ही दूर है, पर पता नहीं आने में बहुत देर लग गई, क्योंकि हमारे ही एक पोर्ट से, ग्रेट निकोबार पोर्ट से सबांग पोर्ट की दूरी 150 किलोमीटर ही तो पड़ी। इस पोर्ट को हम विकसित इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो 150 किलोमीटर का पैच है ना, जहां से जहाज निकल के मलक्का पोर्ट में जाए, उन्हें यह पता हो कि भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना को यह पता हो कि अगर वो भारत को काउंटर करने के लिए मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश में कर सकता है, तो भारत सबांग पोर्ट का, और सबांग पोर्ट पर हमने केवल कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं ली है, हमारी नेवी, हमारी सबमरीन्स, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट यहां पर डॉक हो सकेंगे, हमने ये भी परमिशन ली है। मतलब आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी जो अपने आप में चाइना को काउंटर करते हुए दिखेगी। और इसके लिए भारत 2017 से लगातार प्रयास में है। 18 की ये न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं, और फाइनली जब आप आज इस खबर को आते हुए देखते हैं तो इसमें बीते समय की आपको चीजें समझ में आती हैं। तो हमने जब ग्रेट निकोबार के बारे में प्लान किया था कि हम उसे डेवलप कर रहे हैं, तो उसके पीछे स्ट्रेटेजी यही थी कि दोनों चौक पॉइंट हमारे पास हों और उसी को कंट्रोल करना, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाइना अपनी तरफ से मोंगला पोर्ट को भारत के नजदीक एक्वायर करने में जो व्यस्त चल रहा है, हम उसका जवाब क्या दें। तो हमने ये जवाब फाइनली इनको दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने सेशल्स के अंदर भी, जो मैंने आपको बताया अजम्पशन आइलैंड, वहां पर भी अपना हाथ रख दिया है। एक प्रकार से उस जगह से भी अब हम इंडियन ओशन के ऊपर बढ़िया तरीके से निगरानी रख पाएंगे।
तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी तरफ से चाइना का जो प्रयास जिबूती, ग्वादार, हम्बनटोटा और बांग्लादेश के माध्यम से चल रहा था, उसको हमने अब पूरी तरह से कवर कर दिया है। ठीक है साहब। इसके अलावा चाइना लगातार कोई ना कोई ऐसे प्रदर्शन करता है जिससे इन देशों में डर बढ़ता है, और डर बढ़ता है तो ये भारत की तरफ स्वतः ही खिंचे हुए चले आते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं, मेजर आउटकम्स जो आपके सामने तस्वीरों में हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जो रही वो मैंने आपके सामने बता दी। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रबानन टेम्पल की यात्रा पर जाते हैं। ये प्रबानन टेम्पल का हवा में से लिया हुआ सीन है जिसे आप देख रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री यहां के राष्ट्रपति के साथ पहुंचते हैं। ये शिव जी का मंदिर है जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, और ये भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाता है। और ये विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के अंदर शामिल है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है, और भारत के प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचते हैं क्योंकि मंदिर की दीवारों पर रामायण की खूबसूरती को रामायण की कहानी को बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के जरिए दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर जो प्रबानन मंदिर है, 1991 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर घोषित किया गया था। इतिहासकारों की बात माने तो 240 मंदिर यहां पर थे। इसी के चलते भारत का जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इंडोनेशिया के साथ मिलकर के अब मंदिर का संरक्षण, मरम्मत, इन सब का काम करेगा। कुल मिलाकर के ये वो वाली बात हो गई कि कई बार हमसे डिबेट्स में यह सवाल पूछा जाता है कि क्या हिंदू धर्म केवल भारत में ही था, तो इसके काउंटर के जवाब में है कि इंडोनेशिया जैसे देश में जहां पर मैरोपी जैसे बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी हैं, उनके बीच में प्रबानन मंदिर इंडोनेशिया में बना हुआ है 1000 साल पहले, जो दर्शाता है कि सनातन का विस्तार बहुत से देशों में पहले भी रहा है। और हालांकि इंडोनेशिया के बारे में तो कहते भी हैं कि यहां की करेंसी पर भगवान मतलब हिंदू देवी देवताओं की फोटो है, यहां की एयरलाइंस में गरुड़ एयरलाइंस का नाम चलता है, तो कुछ ऐसा कनेक्शन है। और खुद यहां के राष्ट्रपति बोलते भी हैं कि भारतीय DNA लगता है कि इंडोनेशिया के लोगों में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर से आत्मसात होते हैं। खैर, बीजेपी की तरफ से इसे इस तरह से दिखाया गया कि हम लोग अब रिवाइव कर रहे हैं सनातन हेरिटेज को, और ये केवल यही नहीं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन, सब जगह हम जहां जहां हैं वहां पर रिवाइवल चल रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की जब ये यात्रा होती है, इसके जो मेजर मायने हैं वो हमने मतलब पाकिस्तान और चाइना के रेफरेंस में समझ लिए। कुल 20 यहां पर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन हुए। इसी बीच में हमने UPI का इंटीग्रेशन भी अब इंडोनेशिया के साथ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इसका अपने तरफ से यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है बहुत ही अच्छे से संपन्न होती है। प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा को यहां के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के संबोधित करते हैं। जकार्ता के अंदर ये संबोधन होता है। प्रधानमंत्री को खूब सारा थैंक्स मिलता है। यहां के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के आपकी यात्रा होती है, और फिर इसके बाद आप यहां से निकल करके ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। यानी कि अब ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आपके सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही यहां से कोई रिलेवेंट अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तब तक अगर आप में से कोई भी साथी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से ज्वाइन करें। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन है। बाकी अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।